नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशबाश प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ मोहब्बत देते हुए, मोहब्बत समेटते हुए अपने घरों से निकलते हैं, दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हमारी मंजिल मकसूद पे आफ़ियत के साथ पहुंचा दे और हमारे घर वालों को भी अपनी आफ़ियत में रखे। यही आफ़ियत की दुआ हम हमेशा करते हैं। जब हम इस मुल्क में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, तो हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी दुआ यही होती है कि हम खैरियत के साथ अपनी मंजिल पे पहुँचे। और जितने भी सारे लोग होते हैं जो रवा दवा होते हैं, जो सड़कों पर घूम रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, अपने कामों पर निकले हुए होते हैं, उनके लिए भी आफ़ियत की दुआ होती है, रहमत की दुआ होती है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम सब पे इसी तरह से रखे। नाज़रीन, अभी ताज़ा हफ्ता गुजरा है, हम उसकी बात करें ईद के हवाले से, और लोग अभी तक उनकी ईद ख़त्म नहीं हुई है। ये हफ्ता गुजरा है और ये पूरा हफ्ता ईद की तैयारियां, ईद के खानों, ईद के मिलन, ईद मिलन पार्टीज़, और ये पूरा महीना ईद मिलन पार्टीज़ में चलता रहेगा। और लोगों को शायद कभी कभार इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा होता कि ईदी किसको देनी है और किसको नहीं देनी। ईदी के हक़दार तो सारे ही होते हैं, लेकिन किसको ज़्यादा ईदी देनी है और किसको जानबूझ के देख के देना है। कि आप सब लोगों ने फ़ितरे की रकम अदा की, आपको पता है, और हम सब कुछ पता है, हम सब मुसलमान हैं कि फ़ितराने की रकम नमाज से पहले अदा कर देनी ही चाहिए। आप जो फ़ितरा देते हैं उससे उन लोगों के लिए जो आखिर के वक्त के होते हैं, यानी कि ज़कात एक वो सरमाया या एक वो रकम है जो आप रमज़ान के दौरान देते हैं या ओवरऑल आप पूरा साल भी दे सकते हैं। और अगर रमज़ान पे मुहित करें तो रमज़ान में देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आखिर में रह जाते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए फ़ितरा रखा है कि अपनी नमाज से पहले जो कोई रह गया है उनको फ़ितरे की रकम अदा करो और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। लेकिन हम ईद की रंगीनियों में इतना मस्त हो जाते हैं, इतना गुम हो जाते हैं, इतने खाने पीनों में लग जाते हैं, इतनी दावतों में लग जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अगर अभी भी कोई रह गया है तो याद से अपने फ़ितरे की रकम को, अगर कहीं रह गया तो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और फिर अपने फ़ितरे की रकम को बाकायदा तौर पर सही से उसको अदा करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या ये जो हमारी ईद गुजरी है, ये उस तरह से ईद गुजरी है जैसे कि गुजरनी चाहिए? क्योंकि रमज़ान में पे दर पे वाक़यात, ऐसे वाक़यात हुए जो दिल दहला देने वाले हैं, ऐसे वाक़यात हुए जिससे दिल को तकलीफ़ हुई है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात छीना झपटी के हुए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें लोगों की जानें चली गई हैं। शायद इसकी वजह अगर मैं आपको बताऊँ कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, उसकी जो मेन वजह सिर्फ शायद यही होती है कि बेसिकली एक तो जो सड़कें खुदी हुई हैं, हमें भी जब हम गाड़ी लेके आ रहे होते हैं तो हमें उन खड्डों से बहुत एहतियात के साथ गुजरना पड़ता है। और अगर अल्लाह ना करे आसपास कोई ट्रक या ट्रॉलर गुजर रहा हो तो फिर तो शायद हमें रुक ही जाना पड़ता है कि पहले उनको जाने दें और फिर उसके बाद हम अपना रास्ता बनाएं। इसी तरह के मुताबिक वाक़यात हुए जिन्होंने एक्सीडेंट की सूरत अख्तियार की और फिर वो जानलेवा साबित हुए। मैं ऐसे बहुत सारे वाक़यात का आपसे जिक्र करूँगी। हालिया जो एक वाक़या हुआ जिसमें दो मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पर अपने रोज़ा इफ्तार करने के बाद जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, और जो खातून थी वो प्रेग्नेंट थी और उनके ऊपर जो साथ में डंपर या कोई बड़ी गाड़ी थी वो रेस लगा रही थी और जिस तेज़ी के साथ वो गुजरे वो उनके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से माँ और बाप दोनों की वहीं पे उसी वक्त सडन डेथ हो गई। और वो जो खातून थी वो प्रेग्नेंट थी, उनका बेबी डिलीवर हो गया। आप सोचें कितनी तकलीफ जब बात है। लोगों ने वहाँ पे, कुछ लोगों ने उनकी मदद की और फिर वहाँ से जब तक उस बच्चे को ले के पहुँचे वो बच्चा जाँ बहक हो चुका था। इतनी दिल दहला देने वाली बात है। क्या ईद सिर्फ आपके लिए है? क्या ईद सिर्फ मेरे लिए है? क्या ईद सिर्फ हुक्मरानों के लिए है? क्या ईद उन लोगों के लिए नहीं है जो आम आदमी है? क्या उन लोगों के दिलों से इस तरह से खेला जाएगा, उनकी जानों से ऐसे खेला जाएगा? हम किस जगह पे और किस नहज पे सोच के या किस नहज पे रह के हम ये काम करते हैं? ये जो पैदर पे वाक़यात हुए चले जा रहे हैं, इससे पहले भी 1-1.5 महीने पहले इसी तरह का एक वाक़या हुआ था कुरंगी साइड पे ही, और उसमें भी जो मियाँ बीवी थे वो जाँ बहक हो गए थे। तो ये एक्सीडेंट के इतने ज़्यादा वाक़यात आखिर हो क्यों रहे हैं? इसकी क्या वजूहात है? और जो छीना झपटी के जो वाक़यात हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्या वाकई लोगों के पास क़ुव्वत इस्तिताअत नहीं है ख़रीदने की और वो फिर छीना झपटी करके अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं? कराची में इतनी बदअमनी, इस तरह की ये जो सूरत हाल है ये क्यों पैदा हो रही है? और एक्सीडेंट्स बेसिकली इसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद हैं। शेख मोहम्मद नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे, अल्लाह का करम। जो गुजरे आपके अच्छे थे? सारा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गुजरे, मतलब बड़े ठंडे ठंडे मज़े के रोज़े थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही बात कर रहा था आपसे कि पहले हम जब स्कूल में थे उस ज़माने में तो बहुत टफ रोज़े होते थे। तो आजकल तो माशाल्लाह जो लोग हैं उनको तो जो नहीं भी रखते उनको रखने चाहिए कि मौसम बहुत अच्छा है और पता नहीं और अच्छे रोज़े गुजरे माशाल्लाह। और फिर उसके बाद ईद अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ गई। लेकिन ये जो वाक़यात हुए, आपने भी सुना होगा इस वाक़े के बारे में और हमने भी सुना, लेकिन ज़बान साथ नहीं देती ऐसे वाक़यात के बारे में बात करने के लिए। दिल दहल जाता है। अपने आप को उस जगह पे रख के सोचे ये हुक्मरान हमारे क्यों नहीं इसके ऊपर कोई नोटिस लेते
उसकी वजूहात क्या है बेसिकली? देखें, आपने जो बात की वाकई वो एक बहुत दिल दहलाने वाला और बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और ऐसे काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं रमज़ान में, आपने देखा है जो गुज़रे हैं, ख़ास तौर पे ये हादसा के। देखिए, हुक्मरान तो इस वक्त लगे हुए हैं अपनी सियासत के चक्कर में, उन्हें अपनी सियासत चमकाने से फुर्सत नहीं है, उनको परमिट और पैसे कमाने से फुर्सत मिलेगी तो वो आवाम के मसाइल की तरफ जो है वो तवज्जो देंगे या देखेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन बात यह है कि आवाम को भी सोचना चाहिए कि वो ख़ुद अपने लिए भी जो है वो इस तरह के चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके ऊपर उनको एक बाकायदा मुनज़्ज़म एहतजाज भी करना चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए। मोटरसाइकिल वालों को ख़ास तौर पे मैं पैगाम दूंगा कि देखें, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ रोड के ऊपर, तो मोटरसाइकिल वाले पूरी रोड के ऊपर बाइक चला रहे होते हैं, बिल्कुल इधर उधर हो रहे होते और हैं सब। उनका हालांकि जो रास्ता बनता है, ट्रैक बनता है, वो लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर वो चलाएं तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के वाक़यात इस तरह से इस फ्रीक्वेंसी से होंगे जिस फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये जिस तरह की हमारी रोडें हैं, जिस तरह की नैरो हमारे पास बनी हुई हैं, इनमें कम से कम इन गाड़ियों को रात को 12 बजे के बाद एंट्री होनी चाहिए कि ये रात के टाइम पे मूव करें, दिन में मूव ना करें, ताकि जो लोग दिन के अंदर इतना ट्रैफिक होता है, आप देखें कि मेजॉरिटी जो कराची के लोग हैं उनके पास मोटरसाइकिल हैं, मैं समझता हूँ कि लाखों मोटरसाइकिल हैं, और वो रोड पर मक्खियों की तरह मोटरसाइकिलों का एक जो है ना स्वाम होता है, तो वो बहुत मुश्किल है, तो गाड़ियाँ चलाना भी मुश्किल हो जाती है। ये चाहिए कि आप देखें कि इतने बड़े बड़े ये जो हैं वो ट्रॉलर चल रहे हैं, डंपर चल रहे हैं, वाटर टैंकर चल रहे हैं, और ये जो मिक्सर मशीनें हैं आपकी, ये सारी उन जगहों पे चल रही हैं। या तो हुकूमत को चाहिए कि मोटरसाइकिल का ट्रैक अलग से नेट पर डिक्लेयर करे, बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट करे। नज़ीर साहब, माजी में आपने वाक़यात ऐसे भी सुने होंगे कि ट्रैक तो इन बड़ी गाड़ियों का अलग होना चाहिए। होता ये था कि जब कभी कोई बड़ी गाड़ी या डंपर या कोई इस तरह के ट्रॉलर या मिक्सर्स जो होते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो कंटेनर्स होते हैं बड़े, जो फ्रेट्स के कंटेनर होते हैं, अगर वो साथ में गाड़ियों पे भी गिरे हैं, वो आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले वाक़यात हुए, और उसकी वजह से वो 4 आदमियों की मौत भी हुई थी। बिल्कुल, इसके अंदर असल में ये तो लापरवाही है कि सही तरह से जब ये कंटेनरों को लॉक नहीं करते हैं, जो कंटेनर ट्रकों के ऊपर या ट्रॉलर्स के ऊपर रखे जाते हैं वो प्रॉपर्ली लॉक होने चाहिए। इसी तरह उसके ऊपर जो माल लोड किया जाता है वो लॉक होना चाहिए। एक आध वाक़या इस तरह से भी हुआ है कि जिसमें वो उन्होंने कोई आयरन की शीटें थी जो उसके रोल थे वो पीछे गाड़ी के ऊपर गिर गए, कि वो उन्होंने सही तरह से टाई नहीं किया, उसको जंजीरों से बांधना चाहिए। तो इस तरह की जो अब आप ये देखेंगे गैर जिम्मेदारी का जो आपकी होल्डर गाड़ियाँ होती हैं, जो सामान होल्ड करके जाती हैं, जिनके पीछे हुड होता है, ये बड़े बड़े पाइप्स रखे होते हैं, बड़े बड़े वो गार्डर रखे हुए होते हैं, और वो ऐसे रखे हुए हैं, अल्लाह ना करे कोई गाड़ी है उसके तो विंड स्क्रीन को तोड़ते हुए वो घुस जाएंगे, किसी को लग जाए, इसके अलावा मोटरसाइकिल वालों को लग जाए, तो कसूरवार ये भी तो है ना। मतलब एक कसूर तो ये है कि चले मोटरसाइकिल सवार जो है मजबूरी है, अब है ज़्यादा, लेकिन मुझे बताएं कसूर यहाँ पे ये भी तो आ जाता है ना, इन गाड़ियों को इजाज़त कैसे दे दी जाती है। देखें, इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटी के टाइम के नाम से होती है, जो पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। उसी का काम होता है कि मोटरसाइकिलों को लेफ़्ट के ऊपर फोर्स करे, जो बड़े ट्रॉले वगैरह हैं उनको अगर मिड लाइन है तो वहाँ चलाएं, नहीं तो राइट लेन है, अगर 2 लेन है तो राइट में उनको फोर्स करें, चलाएं, उनको टाइम के ऊपर उस रोडों पे आने दें, अदरवाइज़ उनको परमिट ना करें। लेकिन आप देखें कि ट्रैफिक पुलिस तो कहीं पर भी शहर में आप गाड़ी चला के देख लें, ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा वो सारे काम कर रहे हैं। वो लगे होते हैं साइड रोडों पे, जहाँ आप जैसे आप मुड़ते हैं तो 4 पुलिस वाले सामने रोड पे आके आपकी गाड़ी को रोकते हैं। भाई, आप ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हो या यहाँ पे गाड़ियों को इस तरह से चेक करने के लिए हो? अच्छा, आप उनको सारी चीज़ें दिखा दो तो उसके बाद भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो रह जाएगी, वो कहेंगे कि जनाब ये जो पीछे बैठा हुआ था बच्चा, इसने बैट नहीं बांधा हुआ था। ओ भाई, ये पाकिस्तान है, तुम हालत तो देखो, रोडों पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसके तुम परमिट इशू करते हो, वो गाड़ियाँ चलने के काबिल ही नहीं है, बगैर उनके तो परमिट इशू होनी चाहिए। ठीक है, जो है आप देखें पाकिस्तान बनने के टाइम की गाड़ियाँ चल रही हैं, धुआं देने वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, सारा एटमॉस्फेयर। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर ये इस मुल्क में ठीक हो जाए तो ये ट्रैफिक बहुत अच्छी तरह रेगुलेट हो सकता है। दिल करता है कभी कभार हंसने का, लेकिन जब वाक़यात ऐसे हो जाते हैं और कोई ऐसा वाक़या याद आता है तो रोने का दिल चाहने लगता है। आपका जो एक खिलखिलाता हुआ चेहरा होता है, किसी बात पे हंसी आ रही होती है या किसी बात पे आप खुश होते हैं, लेकिन जब इस तरह के पैदर पे वाक़यात होते हैं तो आपका दिल खून के आंसू रोता है।
समझ में नहीं आता, अपने आप को उस जगह पे रख के देखें, ज़रा सोचे इंसान, गरीब की क्या कोई उसकी ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, या किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है? जो हुक्मरान है क्या उनको ये ज़ेब देता है कि उस तरह के वाक़यात अपने मुल्क में होते देखते रहें और खामोशी से बैठे देखते रहें और अपनी ईदें मनाएं, रंगरलियाँ मनाएं और ना देखें कि मुल्क में या शहरों में हो क्या रहा है? कितना ज़्यादा उनके ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी आएगी। जब नाहक खून बहेगा तो अल्लाह ताला तो सवाल करेगा। मैं बात कर रही थी नजीम साहब आपसे, अल्लाह ताला तो वाकई सवाल करेगा, लेकिन जहाँ बात हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ज़माने से रोडें खुदी हुई हैं और वो खड्डे पड़े हुए हैं, आप बताएं गाड़ी पूरी उसमें जाती है और ऐसे रास्ते हैं जहाँ से आपका फ्लो रुक नहीं सकता, वहाँ पे अगर आपका खड्डा आ गया आप क्या करेंगे? बिल्कुल यही होता है कि गाड़ी फिर क्या करता है, जो बड़े कंटेनर हैं या ये डंपर हैं, ये एकदम से साइड पे आते हैं अपने आप को खड्डे से बचाने के लिए। जब ये साइड मारते हैं तो लेफ़्ट राइट आपने देखा है कि मोटरसाइकिलें भी बिल्कुल इनके साथ चिपक के चल रही होती हैं, ट्रकों के साथ, बसों के साथ, गाड़ियों के साथ। तो ये इस तरह से हादसात के जद में आ जाते हैं। लेकिन मैं तो बहरहाल ये समझता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट चाहे, एक तो रोडों को अगर ये ठीक कर लें, ट्रैफिक पुलिस को जो है वो अथॉरिटी देके और ट्रैफिक पुलिस को दूसरे कामों से हटाकर ट्रैफिक कंट्रोल पे अगर लगा दें, तो मैं समझता हूँ कि ये मसाइल बहुत हद तक हल हो सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। कराची के अंदर बड़ी चौड़ी रोडें भी हैं माशाल्लाह, बहुत कम रोडें हैं ऐसी जो नहरों हैं, तो बहुत अच्छा जो मेन रोडें जितनी हैं बहुत अच्छी रोडें हैं, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ कोई रेगुलेट करने वाला होना चाहिए ट्रैफिक लेकिन पुलिस आप ये की देखें ना, जगह जो है, जैसे पहले वाला वाक़या हुआ था वो भी कुरंगी साइड पे पूरी उस साइड की पूरी सड़कें खुदी हुई हैं। आप ये देखें कि नॉर्थ नाज़िमाबाद का नक्शा बदल गया। आप जो लोग रहते हैं वहाँ, हमें नहीं पता, अगर हम कभी जाते हैं तो हम रास्ता नहीं ढूंढ पाते, कितने टाइम से रोडें खुदी हुई है। फिर दूसरी बात ये, आप अगर इसी तरफ देखें क्रीक से अगर हम आ रहे हो, सारे मोटरसाइकिल वाले उल्टे चल रहे होते हैं। अब वो उल्टे जा रहे हैं, ट्रैफिक वहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से जा रहे हैं, और फिर ज़्यादातर की जो लाइट्स है ना पीछे की होती है ना आगे की होती। अब आगे से गाड़ी आ रही है, गाड़ी वाले को सामने से गाड़ी आती भी नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो बगैर लाइट वाले को कैसे देखेगा? असल में वही बात है कि देखिए यहाँ गवर्नमेंट तो वैसे ही काम नहीं कर रही, तो आवाम को खुद काम करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। आवाम भी एहतियात नहीं कर रहे। आवाम जिस तरह से मोटरसाइकिल चला रही है, आप जो बातें बता रही हैं बिल्कुल यही है। शहर में आप देखें कि मोटरसाइकिल वाले को जहाँ रॉन्ग साइड मिलती है वो रॉन्ग साइड से भी आ जाता है। वो मेन लाइन के अंदर भी मोटरसाइकिल चला रहा होता है, सेंटर लाइन के अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर फैमिली को बिठा के वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है। तो कई दफ़ा शीशा खोल के समझाते हैं कि यार फैमिली बैठी है, थोड़ा लेफ्ट पे चला लो, हम तो राइट से निकल जाएंगे, कोई ऐसा ना हो कि आपको दूसरा गाड़ी हिट कर दे। क्योंकि लोग बहुत फास्ट ड्राइवर्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं, ठीक है। तो अगर आवाम भी खुद भी एहतियात करे तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के हादसात से बहुत ज़्यादा बचाव हो सकता है। ये आवाम को भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि ये लोग ख़ासतौर पर जो मोटरसाइकिल वाले हैं, इनको मोटरसाइकिल सिर्फ लेफ्ट पे चलानी चाहिए। मेन रोड के सेंटर में ये मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। कानून गए किधर? क्या इनकी बात वही आ जाती है कि कानून तो है किताबों में, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते? और फिर उनको रोक के इम्प्लीमेंट कराती है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस तो साइड लाइन पे खड़ी होती है। जैसे ही आप रोड से मुड़ते हैं, आपको 5 रोड के ऊपर आपको बीच में से रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सुजुकी वाला है, ट्रक वाला है, रेडी वाला है, उनका काम ही सिर्फ उनको रोकना है, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आता कि उनसे वो क्या चेक कर रहे होते हैं पुरानी सुजुकी से जिसमें माल लोड हुआ होता है। और भाई आप मेन रोडों पे खड़े हों, वहाँ ट्रैफिक को रेगुलेट करें, वहाँ रोकें ना उनको। ये साइडों पे इसलिए खड़े होते हैं कि ये लोग क्योंकि स्किप करते हैं तो इनको पकड़ना होता है। इनको डेली का कोई ना कोई सिस्टम अपना हिसाब पूरा करना होता है। तो अल्लाह माफ़ करे कि ये सारा सिस्टम तो खैर चले, गवर्नमेंट का तो इस मुल्क में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन आवाम को तो होश के नाखून लेने चाहिए। आवाम जिस तरह से मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप यकीन करें मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, उनको कोई परवाह नहीं होती कि कई दफ़ा ऐसा होता है दिन में कि हमें ये भी पता होता है कि यार आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं। आप पता नहीं कौन से एक रोड पे हम जा रहे थे, एक मांगने वाला वो रेडी के ऊपर, अब पता नहीं वो अपाहिज था या नहीं था, लेकिन वो वहीं खड़ा हुआ है। मुझे बताएं, ट्रैफिक का इज़्दिहाम आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे बताएं ना, उसे कोई हटाने वाला है ना उसे, उन्होंने अपने अपने भत्ते। मेरे मियाँ साहब तो एक दिन गुस्से में आ गए कि भाई अल्लाह न करे अगर ये नीचे आ गया तो कौन जिम्मेदार होगा। बल्कि देखिए अभी तो ये पुल ब्रिज इसके ऊपर ही बैठना शुरू हो गया, पुलों पे बैठना शुरू हो गया। अब वाकई अचानक आप गाड़ी से निकले तो आप देखें सामने गाड़ी मोड़ेंगे और कोई किनारे में बैठा हुआ है, आप कैसे, आपको कैसे नजर आ रहा है अगली तरफ का? तो नजर ही नहीं। कराची के तमाम मोड़ों पर किनारों पे ये फकीर बैठे मिलेंगे। तो इसी तरह से हादसा भी होते हैं। अब उनको बचाने के चक्कर में बंदा एकदम से गाड़ी अचानक राइट लेफ्ट करता है तो मोटरसाइकिल वाले उसकी जद में आते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले भी बिल्कुल गाड़ियों के साथ चिपका कर चला रहे होते हैं। और पूरी कोशिश होती है कि मेन लाइन के अंदर भी गाड़ी चलाए, जहाँ से उन्हें रास्ता मिल जाए बस वो वहाँ से घुसने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट तो जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, लेकिन आवाम को कम से कम अपने बीवी बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल होना चाहिए, दूसरे लोगों का ख्याल होना चाहिए।
इस्लामी मुल्क है, तो ये इनको इन चीज़ों का कम से कम ख्याल करें। अच्छा, हम बात तो यही करते हैं गवर्नमेंट की, तो चलें बात है, लेकिन कोई एक महकमा नहीं है ना, कोई एक इदारा नहीं है ना। आप सिर्फ ये देखें, जो सड़कें हैं इनको देखने वाला कौन है? इनको क्यों नहीं समझ आता कि खड्डे पड़े हुए हैं, गाड़ी बिल्कुल जीरो पे आके निकलती है उसमें से, तो ये उनकी क्यों नहीं फिलिंग करते, कारपेट नहीं करते, नए रोड नहीं बनाते? हादसात की मेन वजह ये भी तो है ना। इंतज़ार होता है कि ये पूरी रोड टूट जाए ताकि एक नया ठेका निकल आए, मैं जो समझता हूँ। हालांकि इतना आसान होता है, मैं देख रहा होता हूँ कि एक दिन वो खड्डा छोटा सा बना है, कुछ अरसे के बाद मैं देखता हूँ बड़ा होना शुरू हो गया, तो मुझे टेंशन होती है कि यार ये बड़े होते होते वाकई पूरी, और एक वक्त आता है कि तमाम गाड़ियाँ वहाँ रुकना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद फिर शायद कुछ और अरसे अगर के अल्लाह बाद ना करे बारिश हो जाए, हाँ, तो फिर तो आपको पता ही नहीं, तबाह हो जाता फिर तो तबाह बर्बाद है। तो ये असल में गवर्नमेंट अगर इनको खाली पैच वर्क कर दे पूरी कराची की रोडों को, भाई रोडें ना बनाओ, जो बनी हुई हैं उन्हीं में खाली आप पैच वर्क टाइम के ऊपर कर दो। अब तो वो एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई कि पेवर लग जाते हैं। अच्छा, किसी जगह आपको पानी बहुत ज़्यादा है आता है, वहाँ तारकोल आप नहीं डाल सकते, आप पेवर लगा दें। अब कराची में बहुत सारी जगहों पेवर लगे, अब लोग अपने मदद आपके तहत खुद पेवर लगा रहे हैं, जो अपने गलियों में हैं, अपने चौकों पे हैं, कि यार गवर्नमेंट ने तो रोड बनानी नहीं, चलो हम खुद कर ले। तो ये जब तक मैं समझता हूँ कि ये कराची के जो म्यूनसिपल इदारा है, लोकल गवर्नमेंट है, ये उनका काम होता है कि रोडों को लुक आफ्टर करें, सारी चीज़ें करें। तो कराची इस वक्त मसाइल का एक बहुत बड़ा अंबार बन चुका है। यहाँ पे इसके अलावा साथ साथ ये बताइए कि अभी जो हमने पूरी हमारी ईद गुजरी और रमज़ान गुजरे, इसमें आपने देखा, आपको लगा महंगाई की शरह में कोई कमी आई है, या जो छीना झपटी के वाक़यात उतने उस हद तक नहीं हुए लेकिन बहरहाल हुए हैं? देखिए, रिपोर्ट ना हुए हो तो अलग बात है, अब रिपोर्टिंग का भी बहुत कम रह गया है। लोग अब जो है ना सब्र कर लेते हैं, किसी का मोबाइल छिन जाता है तो वो थाने नहीं जाता, कि अब थाने इतनी दूर जाके तो वो रिपोर्ट कराए, पैसे भी देना पड़ते हैं रिपोर्ट कराने के लिए, वरना कच्चा पर्चा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जब तक पक्का पर्चा ना हो तो वो रिपोर्टिंग भी पूरी नहीं होती। मुझे बताएं शेख साहब, तो ये देखें, पर्चे भी तो नहीं काटते वो। हाँ, वो क्यों नहीं काटते? अब उसमें उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो वो बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब बाज़ लोग जो हैं वो किसी से इंतकाम लेने के लिए भी, चीटिंग के लिए भी पर्चे कटवा देते हैं। तो ये भी बात उनकी भी वजह है। कुछ सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत जो है एक पर्चा कम से कम इस लेवल का हो, उसकी कोई डिग्री हो गई, यार ये इस लेवल का पर्चा है, ये इस लेवल का पर्चा है। अब सारा पर्चा हो, चाहे मर्डर का हो या चाहे एक सुई की चोरी का हो, वो वही FIR एक ही फॉर्म। तो ये अगर जब तक इसको अलग अलग कैटेगराइज अगर कर देंगे तो फिर आसान हो जाएगा कि उसके ऊपर भी पर्चा हो सकेगा, और उसके ऊपर पुलिस को एक्शन करना होगा। उसको कहीं रिपोर्ट देनी होगी कि मेरे पास इतने पेंडिंग केसेस हैं। तो पेंडिंग केसेस उनके पास सिर्फ वही होते हैं जो रिकॉर्ड में आ जाते हैं, बाकी तो वहाँ पे उससे डबल केसेस हर जगह होते हैं। तो अगर मुझे बताएं कि जब इस किस्म के पैदल पर वाक़यात होते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो उसमें जान चली जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो देखें उसकी गवर्नमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि आवाम को सहूलतें प्रोवाइड करे। आवाम के ही वोटों से गवर्नमेंट आती है। हमारे यहाँ मुल्क में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तो यहाँ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है। इसलिए गवर्नमेंट के पास तमाम ऐसे महकमे जो आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी जान और माल, उनका माल, हर चीज़ की हिफाजत, और उनको जो सर्विसें प्रोवाइड करनी है, जैसे पानी है, सीवरेज है, साफ़ पानी है, ठीक है, ये बिजली, गैस, ये सब। लेकिन कराची में आप देखें कि इनमें से एक तमाम चीज़ें ही नापैद हो चुकी हैं। पानी आप देखें कि जो इवन पॉश एरियाज़ के अंदर डिफेंस में आप देख लेंगे, मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि जो जिनको वसाइल देने चाहिए उनका कहीं दूर दूर तक पता नहीं लगता क्या वसाइल दिए जा रहे हैं। किसी एक जगह की बात करें, किसी गरीब की बात करें, किसी आम आदमी की बात करें, किसी पॉश एरिया की बात करें, मसाइल का अंबार है। सही कह रही हूँ मैं शेख साहब? बिल्कुल, सब जगह। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि देखें पानी की नायाबी है, तो इवन आपको क्लिफ्टन डिफेंस में भी पानी नायाब मिलेगा, आपको वाटर टैंकर डलवाने पड़ते हैं, सीवरेज का निज़ाम आपको पता है वहाँ क्या हाल है। तो ये जितनी कच्ची आबादियाँ हैं या जितने जो लो लाइंग एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ थोड़े से गरीब लोग रहते हैं, उधर तो बिल्कुल भी अब तो इस वक्त मिडिल क्लास हो, पूरा कराची 80% पानी से महरूम है। अच्छा, बिजली है तो वो इतनी महंगी हो चुकी है कि वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी है, इतने बड़े बड़े बिल आ जाते हैं। फिर बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है बेचारे जो बीमार हों और मुसीबत में हों तो वो रातों को पूरी सो नहीं पाते हैं। इसी तरह गैस है, तो गैस आपको पता है लोड शेडिंग हो रही है। आपने एक और कहानी सुन ली होगी कि ये जो जितने सोलर अब नए लगेंगे उनके ऊपर जो है वो मतलब ये क्या कहानी है? मतलब आप अल्लाह ताला की अगर खुद बंदा आप उस पर भी पैसे इस्तेमाल करना चाहे, खुद पैसा खर्च करे
करके खुद अपने पैसा खर्च छत करके को कर रहा है, इस्तेमाल अपनी छत को करके इस्तेमाल कर रहा है, खुद वो खरीद रहा है लगा रहा है, बिजली। तो उस पर भी ये टैक्स लगाने और के उस चक्कर पे में वो वापस जो लेंगे वो कितने कम रुपए में ले रहे हैं। मतलब हाँ, मुझे एक बात बताएं, इनको बिल्कुल, क्या 10 डर रुपए लग गया है कि इनकी जो है वो जेबें कौन कि 10 भरेगा? रुपए फी यूनिट लेंगे। आप अभी मुझे 27 बताएं रुपए लेते थे, हाँ। वो भी आधा था। उसूलन तो जो गवर्नमेंट हमें देती है वो तकरीबन 65-70 रुपए के हिसाब से देती है, उस हिसाब से लेना चाहिए। तो 27 रुपए दे अच्छा, रहे थे ये अभी आधा। नोटिफिकेशन आया नहीं है ना, या नहीं, अभी आया नहीं। आगे जो जो जिन लोगों के अगले होंगे जी, जी, उसमें जी। होगा, लेकिन ये मेरे तो ख्याल में जब आपको लगता है कि अगर- वापस ले लिया जाएगा? उम्मीद तो है, क्योंकि गवर्नमेंट पे बहुत दबाव है। और मैंने जो सुना है कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद उसके ऊपर रेजिस्टेंस शो की है, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट के आगे हालात काफ़ी टफ आ रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की वजह से। तो ऐसा ना हो तो वो अभी आवाम को जो है उनको रिलीफ देने के चक्कर में है। तो शायद कुछ अरसे ये लोग होल्ड कर लें, लेकिन जैसे ये फिर जब सुकून में आएंगे तो ये इन्होंने एक बना लिया है कि आवाम को जितना निचोड़ सकते हैं उनको निचोड़ें। और असल में मसला ये कि देखें, अब इस 2 सालों में जितना सोलर लगा है, जी, आपकी सोच होगी, लेकिन गरीब ने कम लगवाया है क्योंकि वो थोड़ा और वेट कर रहे थे। ज़ाहिर। लेकिन अब जितने उम्रा थे उन्होंने तो लगा लिया, सही बात। अब वो बच्चे हैं जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तबका वही है, फिर उनके ऊपर एक मार आ गई। बिल्कुल, देखिए आप छोटे इलाकों में भी जाएं और कच्ची आबादी में जाएं तो आप देखेंगे छतों पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं, क्योंकि बेचारे वो कुछ देख रहे हैं कि ये बिजली हमसे अफोर्ड, अब अगर वो बिजली अफोर्ड नहीं होती तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि वो ये भी ना लगाएं। बहरहाल उनका इतना इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने के इलेक्ट्रिक को वापस बिजली नहीं देनी। लेकिन जो आगे भी जो खदशा नज़र आ रहा है, जो वहाँ पर इस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं, जिनमें इस तरह की बातें चल रही हैं कि जो बिजली ये इस्तेमाल कर रहे हैं जिस सोलर से, इस पर भी टैक्स लगाया जाए। तो अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी बात हो। फ़िलहाल ऐसी बात नहीं है। अभी तो फ़िलहाल जो चल रही है वो ये है कि जिनके पास ज़्यादा है और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, और वो के इलेक्ट्रिक को नेट मीटरिंग के ज़रिए से ग्रिड पे वापस देते हैं, उनको वो पैसे जो मिलते हैं वो आप कम हो जाएंगे, 27 रुपए की जगह 10 रुपए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जितनी भी सियासी जमातें जो कराची में होल्ड करती हैं उतनी संजीदा नहीं है, वो इतना ख्याल नहीं रखती कि जो वो ओन नहीं करती मसाइल को? उसकी वजह ये है कि देखें, यहाँ पे हर जमात का सिर्फ ये होता है इक़्तिदार। इक़्तिदार का उनको पता है पाया तख्त जो है पंजाब है, ठीक है। जो बल्कि अगर इक़्तिदार की बात करें, फिर सूबे की इक़्तिदार की बात करें तो उनको पता है कि सिंध है, ठीक है, ख़ासतौर पे इंटीरियर का एरिया जहाँ से उनको इक़्तिदार मिलता है। तो इसलिए कराची एक तरह से एक लावारिस सा शहर बन के रह गया है। मुझे बात बताएं, आप अगर आप बाकी के शहरों के साथ आप उसको ज़रा जज करें, आप देखें इक़्तिदार में पंजाब की हुकूमत जब आती है इक़्तिदार में, वो तो एक अलग कहानी है ना, लेकिन पंजाब बदला ना, लाहौर का आप देखें ना, क्या आपको मैच ही नहीं लगता? बहुत बदला, तो क्या ये क्यों नहीं ओन करते? फिर ये क्यों नहीं, यहाँ ये हुकूमत जिद जो बहस है, में ही कर ले? जी, यहाँ की हुकूमत आती है इंटीरियर के वोट्स के ऊपर ज़्यादातर जो होता है ना, मेजॉरिटी उनके वो। तो शहर से उनको अपोजिशन भी मिलती है, ठीक है, क्योंकि शहर वाले उनसे डिमांड करते हैं कि भाई आप हमारे शहर में फैसिलिटीज़ दें तो फिर हम आपको वोट दें, ठीक है। इंटीरियर से तो ये समावती अदर ले लेते हैं वोट, ठीक है। तो यहाँ पे इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं बचा, ठीक है। और यहाँ पे जो छोटी छोटी जो सियासी पार्टियाँ हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट के साथ अगर कोई उनका इत्तेहाद भी हो जाता है तो उनके एक आध मिनिस्टर बना देते हैं, उनको कोई बेनिफिट फैसिलिटी गवर्नमेंट सिवाय आई वॉश या लारे लप्पे से ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। लेकिन फिर हम बताएं कि अगर हम जो वोट देते हैं, फिर हम उन जमातों को वोट फिर क्यों देते हैं जो या तो बरसर इक़्तिदार नहीं आती, या बरसर इक़्तिदार जो आई भी जमातें हैं वो फिर वो काम नहीं करती। अगर हम पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो पीपल्स पार्टी भी ओन नहीं करती जो करना चाहिए था। जब MQM थी तो MQM के हवाले से बात करते थे कि जी उन्होंने सब कुछ खा लिया। आखिर बोलें तो किसको बोले? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो जिम्मेदार एक लगते हैं वो जमात लगती है, लेकिन जमात को कभी होल्ड नहीं दिया जाता। अब यही बड़ी प्यारी बात की कि जमात इस्लामी इज़ दी ओनली वन जो शायद सिंसियर है और इस शहर को चेंज कर सकती है, कोशिश कर सकती है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि हमारी आवाम जो है कराची की ख़ास तौर पर उस जमात को वोट नहीं देती जो कि एक मुनज़्ज़म जमात है, दीनदारों की जमात है। मैं समझता हूँ कि वो शायद इस तरह का करप्शन ना करें जिस तरह के जो बाकी जमातें हुकूमत में आने के बाद करप्शन करती हैं। और करप्शन नहीं तो कम से कम वो फैसिलिटीज़ नहीं देती। अब शायद अल्लाह जाने क्या चक्कर है। तो जो पार्टियाँ यहाँ से वोट लेती हैं, आपको मैंने बता दिया कि उनका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। PTI का यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट पंजाब में है, KP के अंदर है, KPK में है। पीपल्स पार्टी का इंटीरियर में उनका अपना इंटरेस्ट है। तो यहाँ MQM है तो वो थोड़ी बहुत वोट लेती है, और जो दूसरी पार्टियाँ यहाँ पे छोटी छोटी उनके वोट इतने नहीं होते। वो तो MQM भी इतनी तितर बितर हो चुकी है ना, आप किसका नाम लेंगे? मुझे एक बात बताएं। बिल्कुल, उसमें भी देखे ना, पहले PSP थी और थी, और आफाक अहमद साहब की अलग जमात है, फलां की अलग है। फिर आपको आवाम का जो है एतमाद बहाल नहीं होता। जब पार्टी ही मुनज़्ज़म नहीं है तो एतमाद नहीं आता उनके ऊपर। बाद
पीपल्स पार्टी की आती, कितनी जय्यद सियासतदान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, कितनी पुरानी पार्टी है, एक उसका एक अपना मंशूर रहा है, तो देन व्हाई डोंट दे टेक डिसीजन, और क्यों नहीं करते? उनका तो अपना है। अगर ये करना चाहे तो बहुत अच्छा कर सकती है, और मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी ये जो वोट है कराची का, इसको कैप्चर कर सकती है, लेकिन बस वहाँ पे जो लोगों का माइंडसेट बना हुआ है जिसकी वजह से नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप दिखाएंगे ना, जो अगर मेयर है ना, देखिए मुझे एक बात बताएं, मेयर जो है करके दिखाएंगे ना, ऐसा नहीं है लोग उनके पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी हमारे मेयर साहब बहुत काम कर रहे हैं, डेफिनेटली कर भी रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं वो एक वर्दे वाहिद है कि अच्छा इंसान है, आपको प्रायर बुनियादों पे आपको नहीं लगता कि कराची की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा? वही कह रहा हूँ कि देखिए मुर्तज़ा वहाब के आने की वजह से बहुत सारे लोगों का माइंडसेट पीपल्स पार्टी की तरफ से चेंज हुआ है और बेहतर हुआ। उसने जो इमेज है पीपल्स पार्टी का, मुर्तज़ा वहाब साहब ने बहुत बेहतर किया, क्योंकि उस बंदे ने काम किया है। वो बंदे बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है कि दीनदार भी है, अच्छा इंसान भी है, लोगों का ख्याल है, अच्छा इंसान। हाँ, तो ही उससे बॉडी लैंग्वेज से देखिए लगता है, एक बंदे की शख्सियत भी बताती है कि ये किस तरह का है। तो वो बंदा काम भी कर रहा है और उसने बहुत काम किया। इस वक्त शहर के अंदर रोडों की जो आप पहले के मुकाबले में बेहतर हालात आप देखेंगे। ठीक है, वो तो खड्डे मड्डे हर जगह हैं, लेकिन वो अपनी जगह उनको वसाइल भी बेचारों को नहीं मिलते, तो वो की कमी और हाँ मुर्तज़ा साहब आपको बहुत सारे मसाइल का सामना है, ठीक है ना। जिससे अभी इसके K4 है, वो K4 के लिए बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है वो फेडरल गवर्नमेंट ने फंड देने हैं, चीज़ें देनी है। तो लेकिन ये है कि देखें, अगर पीपल्स पार्टी इस बंदे के तहत इस शहर को कैप्चर करना चाहे तो कर सकती है। इस कराची का पूरा वोट पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद अजीज साहब हमारे साथ थे और इतना अच्छा आपने तज्जिया दिया। और मैं यही तज्जिया अपने नाज़रीन के साथ भी हमने जैसे कि शेयर किया कि देखिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए काम करना ज़रूरी है, और काम करने के लिए जो बरसर इक़्तिदार जमाते हैं, मैं अपील करूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुर्तज़ा वहाब साहब से बहुत अच्छा काम करें, लेकिन उनको एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। इन जो पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, इनका नोटिस लें और जो सड़कें, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं ताकि आने वाले वाक़यात और आने वाले हादसा से रुका जा सके। तो जनाब प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपके साथ हूँ मैं उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।